हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री स्पेशल क्लास और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट, जो मुख्यतः DSSB, यूपी TGT, PGT, बिहार स्टेट पॉलिटेक्निक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग समझते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट को। सबसे पहली बात आप लोग समझेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिड के बारे में। एसिड को आप लोग हिंदी में कहते हैं अम्ल और उर्दू भाषा में कहते हैं तेजाब। यानी आप लोग सबसे पहली बात यहां पे जानेंगे अम्ल के बारे में। आप लोग अम्ल के बारे में सुने होंगे कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीला को लाल करता है या लाल को नीला। अब मेरे बात को समझिए, यदि आप पे कोई तेजाब फेंक देगा तो आप गुस्सा से क्या हो जाएंगे, लाल। यानी याद करने का कॉन्सेप्ट है। यानी अम्ल क्या करता है, नीले को क्या करता है, लाल। यानी मैंने आपको बताया कि अम्ल किसी आदमी में फेंक दीजिएगा तो गुस्से से क्या होगा, लाल। अब आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। यानी अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल। उसके बाद मैं लिखा हूं कि अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है, कम। यानी अम्ल का पीएच मान के बारे में सोरेनसन ने बताया था, पीएच स्केल माना था और पीएच स्केल पे सोरेनसन ने मापा था कि अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कितना होता है, कम। अब आइए, ये तो थी आपके इनिशियल अवधारणाएं, प्रारंभिक अवधारणाएं। अब उसके बाद आते हैं आर्हेनियस, उसके बाद आते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी, उसके बाद आते हैं लुईस। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे यहां पे आर्हेनियस का अम्ल सिद्धांत। आर्हेनियस का अम्ल सिद्धांत क्या है, आप लोग देख रहे होंगे। यहां पे कंटेनर है, इस कंटेनर में रखा हुआ है जल। यानी क्या किया जा रहा है कि आर्हेनियस ने इस कंटेनर में जल में किसी अम्ल को डाला। मान लीजिए कोई HCl अम्ल डाला, तो HCl अम्ल डाला तो अम्ल क्या किया कि जल में घुलकर कौन सा आयन दिया, हाइड्रोजन आयन, H+ आप लोग देख रहे होंगे। यानी हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है कौन, अम्ल। यानी अम्ल वैसा पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, उसी को हम लोग कहते हैं अम्ल। इस बात को हम नहीं कर रहे हैं, इस बात को कौन करे, आर्हेनियस। यानी आर्हेनियस ने अम्ल की व्याख्या केवल जलीय विलयन में किया। उन्होंने बताया कि अम्ल जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। यानी अम्ल जब जल में घुलेगा तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन का क्या करेगा, त्याग करेगा। अब इस प्रकार से आर्हेनियस ने अम्ल को डालना प्रारंभ किया। तो जब आर्हेनियस ने अम्ल को डालना प्रारंभ किया तो किसी अम्ल को डाला तो 1 हाइड्रोजन आयन दिया, और दूसरे अम्ल को डाला तो 2 हाइड्रोजन आयन दिया, तीसरे अम्ल को डाला तो 3 हाइड्रोजन आयन दिया। यानी कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन आयन के आधार पे आर्हेनियस ने अम्ल को भिन्न भिन्न वर्गों में क्या क्या विभाजित किया। यानी उन्होंने बताया कि यदि एक हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। यदि 2 हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है तो उसे बोलते हैं डाइबेसिक एसिड, और यदि 3 हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है तो उसे बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। यानी हमारा कहने का मतलब है कि यदि अम्ल जल में घुलकर 1 हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा तो उसे आप लोग बोलेंगे एक अम्लीय, एक क्षारकीय अम्ल। उसे क्या बोलेंगे, एक क्षारकीय अम्ल। हमारे कहने का मतलब है कि यदि अम्ल जल में घुलकर 1 हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा तो उसे आप लोग बोलेंगे एक क्षारकीय अम्ल, और यदि अम्ल जल में घुलकर 2 हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो उसे बोलेंगे द्विक्षारकीय अम्ल, और यदि हाइड्रोजन आयन 3 त्याग होगा तो उसे बोलेंगे आप लोग त्रिक्षारकीय अम्ल। देखिए मैं आप लोग के लिए लिख दिया हूं, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल। एक क्षारकीय अम्ल कहने का अर्थ हुआ कि ये जल में घुलकर ओनली 1 हाइड्रोजन आयन को लूज करेंगे। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पेट के अमाशय में पाया जाता है। आप लोग सुने होंगे नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल को हम लोग बनाते हैं ओस्टवाल्ड मेथड से। उसके बाद HNO2 नाइट्रस एसिड, उसके बाद देख रहे होंगे CH3COOH, HIHF। यहाँ पे आप जितने भी एसिड देख रहे हैं ये सभी जब जल में घुलेंगे तो 1 हाइड्रोजन का त्याग करेंगे, इसलिए आप लोग कहेंगे इसे मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल। अब दूसरे नंबर पे यहां लिखा हुआ है डाइबेसिक एसिड, द्विक्षारकीय अम्ल। यानी जल में घुलकर जो 2 हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा उसी को कहते हैं द्विक्षारकीय अम्ल। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2C2O4 जिसको ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, जो आपके टमाटर में पाया जाता है,
और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपको पता है कि संपर्क विधि से बनाते हैं। यहां से प्रश्न आपको आते हैं, यानी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न क्या आते हैं कि कौन एक क्षारकीय अम्ल है, कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, कौन त्रिक्षारकीय अम्ल है, कौन मोनोबेसिक है, कौन डाइबेसिक है, कौन ट्राइबेसिक है, तो आप लोग बता देंगे। यानी वहां पे आप लोग हाइड्रोजन आयन की संख्या को देखेंगे, यानी एक हाइड्रोजन आयन को त्याग करेगा तो एक क्षारकीय, दो को त्याग करेगा द्विक्षारकीय और तीन को त्याग करेगा त्रिक्षारकीय। तो यहां पे देख रहे हैं ट्राइबेसिक एसिड H3PO4, यानी ये तीन हाइड्रोजन आयन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ये थी आपके आर्हेनियस के द्वारा बताए गए अम्ल का सिद्धांत। यानी आर्हेनियस ने मुख्य रूप से बताया कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, यदि एक प्रदान करेगा तो एक क्षारकीय, दो प्रदान करेगा द्विक्षारकीय, तीन प्रदान करेगा त्रिक्षारकीय। अब आप लोग जानेंगे यहाँ पे भस्म के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं बेस। भस्म को आप लोग राख भी बोलते हैं ना, जला के राख कर दूंगा, यानी भस्म। अब देखिए भस्म के बारे में आप लोग जानते हैं कि भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा या कैसा होता है, तीखा। यानी भस्म जो होता है वो स्वाद में कड़वा या क्या होता है, तीखा। अब भस्म क्या करता है, जस्ट अम्ल के जो अपोजिट, यानी कहने का अर्थ है कि अम्ल कर रहा था नीला को लाल, तो यहाँ पे भस्म क्या करता है, लाल को नीला। और आप लोगों ने पढ़ा कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो भस्म का पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है, ज्यादा। उसके बाद बात समझिए, आप लोग भस्म के जगह पे क्षार लिखा हुआ देखे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भस्म को जब जल में घोलेंगे तो जल में घुलने पर जो नए पदार्थ का निर्माण होगा उसी को कहते हैं क्षार, जिसको कहते हैं अल्कली। ऐसे ज्यादा अंतर नहीं है, भस्म को आप जनरली क्षार भी कह सकते हैं, लेकिन भस्म जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, अल्कली, जिसको आप लोग कहते हैं क्षार। यानी बेस को आप क्षार भी कह सकते हैं, तभी तो आपको चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और क्या, लवण। यानी भस्म जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, क्षार, जिसको आप लोग कहते हैं अल्कली। अब देखिए ये तो थे आपके क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जिस प्रकार से आर्हेनियस आए थे उसी प्रकार से बेस सिद्धांत को भी बताएंगे, कौन, आर्हेनियस। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। तो आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, लेकिन यहां पे क्या बतला रहा है कि कोई भी बेस, कोई भी क्षार जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। यानी जब आर्हेनियस ने क्या किया कि बेस को जल में घुलाया तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन को क्या क्या प्रदान किया। यहां पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन का त्याग, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। याद रखेंगे आर्हेनियस ने बताया केवल जलीय विलयन के लिए कि जलीय विलयन में घुलकर भस्म या क्षार जो होता है वो आपका हाइड्रा ऑक्साइड आयन क्या करता है, प्रदान करता है। उसी प्रकार से यदि एक हाइड्रा ऑक्साइड क्या करेगा, त्याग करेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक अम्लीय क्षार। दो प्रदान करेगा तो दो अम्लीय क्षार, तीन प्रदान करेगा तो तीन अम्लीय क्षार। अब यहां पे देखें, फर्स्ट मोनो एसिडिक बेस एक अम्लीय क्षार, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग देख रहे होंगे इसमें OH की संख्या ओनली फॉर 1 है, यानी ये जो है एक अम्लीय क्षार है। एक अम्लीय क्षार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्षार हैं जो अम्ल के एक अणु से विक्रिया करेंगे, इसलिए इसे कहते हैं एक अम्लीय क्षार। यानी ये क्षार जो एक अम्लीय क्षार है, लेकिन इसे हम लोग बोलते हैं एक अम्लीय क्षार क्यों, क्योंकि ये जो क्षार है अम्ल के एक अणु के साथ अभिक्रिया करेगा, एक अम्लीय क्षार। यदि अम्ल के दो अणु के साथ अभिक्रिया करेगा कोई क्षार तो द्विअम्लीय क्षार। यदि अम्ल के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करेगा तो 3 अम्लीय क्षार। यहां पे लिखा हुआ है डाइएसिडिक बेस द्विअम्लीय क्षार। तो आप लोग देख रहे होंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कितना है, 2 है। बेरियम हाइड्रोक्साइड यहां पे भी 2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पे भी 2 है। उसके बाद यहां पे देखिए ट्राई एसिडिक बेस त्रिअम्लीय क्षार एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के होल 3, यहां पे कितने 3। तो आप लोगों ने जाना कि यदि अम्ल हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है आर्हेनियस के अनुसार, तो क्षार हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। यदि एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है तो इसे आप लोग बोलते हैं एक अम्लीय क्षार। 2 हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है तो द्विअम्लीय क्षार, और 3 प्रदान करता है तो त्रिअम्लीय क्षार। तो ये थे बताए गए आर्हेनियस के द्वारा बताए गए अम्ल और क्षार के सिद्धांत। लेकिन किसी भी वैज्ञानिक में कुछ कमियां होती है, तो आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार की व्याख्या केवल जलीय माध्यम में किया। जलीय माध्यम के अलावा उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि ड्राई HCl, जैसे आपसे कोई बोल दे कि ड्राई HCl, अब आपसे कोई बोलेगा
ड्राई HCl क्या है, अम्ल है कि क्षार? तो ड्राई HCl की व्याख्या आर्हेनियस नहीं करता है क्योंकि सूखा हुआ है। आर्हेनियस केवल जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार की व्याख्या करता है। यानी आर्हेनियस क्या करता है इस बात को भी नहीं बताया। अब आप लोग देख रहे होंगे BF3 भी क्या है, अम्ल है, तो इसकी भी व्याख्या आर्हेनियस का सिद्धांत नहीं कर पाता है क्योंकि यह क्या करता है, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं है, तो जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो अम्ल नहीं होगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे CH4 देख रहे होंगे, यहाँ पे बेंजीन देख रहे होंगे, तो क्या अम्ल नहीं है? यानी आर्हेनियस ने बताया उसी के लिए जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा। देखिए आर्हेनियस की कमियां क्या रह गई कि आर्हेनियस ने बताया कि केवल जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन अम्ल और क्षार प्रदान करता है, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि ड्राई HCl और यहां पे जो आप देख रहे होंगे BF3 CH4 C6H6A अम्ल है, इसकी व्याख्या आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत नहीं करता है। तो इस सिद्धांत की चर्चा कौन करेंगे, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार के सिद्धांत में ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत। इससे पहले मैंने आपको बताया आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और क्षार जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या बताया कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर प्रोटॉन का त्याग करता है, उसे अम्ल कहते हैं, और क्षार वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर प्रोटॉन को ग्रहण करता है, उसी को आप लोग क्षार कहते हैं, जिसको आप लोग बेस कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं विस्तार से। आप लोग देख रहे हैं एसिड अम्ल, जिसको आप लोग तेजाब कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी सिद्धांत के अनुसार आप लोग पढ़ रहे हैं कि अम्ल वैसा पदार्थ है H+ लॉस ऑफ H+, जिसको इन्होंने कहा प्रोटॉन। यानी अम्ल वैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन का क्या करता है, त्याग करता है। H+ को आर्हेनियस ने बोला था हाइड्रोजन आयन, लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने H+ को क्या बताया, प्रोटॉन। यानी जो प्रोटॉन को त्याग करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल। अब यहां पे आप लोग को प्रोटॉन को समझने में कंफ्यूजन हो रहा होगा। यानी हमारा कहने का मतलब है आप लोग इस बात को गांठ बांध लेंगे कि किसी भी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की कुल संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, HCl यानी यहां पे हाइड्रोजन है यानी प्रोटॉन है, H2SO4 यानी हाइड्रोजन है प्रोटॉन है, H2O जल यानी हाइड्रोजन है यानी यहां पे प्रोटॉन है। जल की व्याख्या आर्हेनियस ने नहीं किया था, इसकी व्याख्या कौन करे, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। यानी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने इस बात का जिक्र किया था कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन का क्या करता है, त्याग करता है। यानी यहां पे जल में हाइड्रोजन है इसलिए प्रोटॉन का त्याग करेगा। NH3 इसमें हाइड्रोजन है, प्रोटॉन का त्याग करेगा। CH4 हाइड्रोजन है यानी प्रोटॉन है। C6H6 बेंजीन हाइड्रोजन है यानी प्रोटॉन है। यानी जो प्रोटॉन का त्याग करेगा उसी को ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या बतलाया, अम्ल है। अब इस बात को आप लोग याद रखेंगे, यानी ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन को क्या करता, त्याग करता है। तो आप लोग यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, यहां पे एसिड, एसिड मतलब अम्ल, यानी अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, यानी प्रोटॉन का त्याग करता है। तो अम्ल जब प्रोटॉन का त्याग करता है तो उसके साथ एक चीज का निर्माण होता है जिसको आप लोग बोलते हैं कंजुगेटेड बेस। यानी अम्ल जब हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन का त्याग करेगा तो यहां पे बनेगा कंजुगेटेड बेस, जिसको आप लोग बोलते हैं संयुग्मित क्षार। जैसे उदाहरण देखिए, HCl अम्ल है, अम्ल क्या करेगा, हाइड्रोजन का त्याग करेगा। तो हाइड्रोजन का जब त्याग करेगा तो यहां पे क्या बचेगा, क्लोरीन, तो Cl-। तो Cl- जो हुआ वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संयुग्मित क्षार हुआ। H2SO4 अम्ल देख रहे हैं, हाइड्रोजन का त्याग किया तो यहां से एक H निकल गया, तो H2SO4 में से एक H निकल गया तो क्या बचा, HSO4-। यानी HSO4- जो है वो आपका संयुग्मित क्षार हुआ, किसका, H2SO4 का। आपको समझना है, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ जाएंगे कि जल का कंजुगेटेड बेस क्या है ना, जल अम्ल भी है और जल क्षार भी है। तो आपके एग्जामिनर क्या पूछेगा कि जल का कंजुगेटेड बेस क्या है, तो अम्ल का कंजुगेटेड बेस पूछेगा तो जल अम्ल मान रहा है तो अम्ल हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो H को त्याग करेगा तो यहां पे क्या बच गया, हाइड्रोक्साइड माइनस। यानी ए हाइड्रोक्साइड माइनस जो है वो आपका कंजुगेटेड बेस हुआ, किसका, जल का।
अब आइए आप लोग समझेंगे बेस के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं भस्म या बोलते हैं राख। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो प्रोटॉन का त्याग कर रहा था उसे आप लोग कह रहे थे अम्ल। तो ब्रॉन्स्टीन और लोरी ने बताया कि जो प्रोटॉन का ग्रहण करेगा उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, यानी क्षार बोलेंगे। अब देखिए एसिड में से एक प्रोटॉन निकाल दो, यानी हम एक कॉन्सेप्ट देखे दिए आप लोगों को कि किसी भी अम्ल में से यदि आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो आपका जो बनेगा उसी को आप लोग क्या कहेंगे, बेस, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो आइए एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल कर देखते हैं। यहां पे HCl है तो HCl में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, Cl-, यानी एक क्या हो गया, बेस। H2SO4 में से यदि एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसमें से एक H जाएगा तो क्या बचेगा, एक HSO4-। उसके बाद ध्यान से देखिए यहां पे HF में से यदि हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, F-। इसके बाद CH3COOH में से हम H निकालेंगे तो कौन निकलेगा, तो आप लोग यहां पे क्या लिखेंगे, CH3COO-। उसके बाद देखेंगे H2O में से यदि आप एक किस निकालेंगे तो क्या बचेगा, हाइड्रोक्साइड माइनस। उसके बाद NH3 में से यदि आप एक निकालेंगे तो क्या बचेगा, NH2-। इसके बाद CH4 में से यदि एक H निकालेंगे तो CH3- बचेगा। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे जल, और यहां पे लिख रहा हूं क्या, अमोनिया। तो आप लोग सोच में पड़े होंगे कि सर जल और अमोनिया आपने तो दोनों में लिख दिया, यानी जल और अमोनिया अम्ल भी है क्षार भी है। तो जी बिल्कुल याद रखेंगे जल और अमोनिया जो है उभयधर्मी है, यानी अम्ल में भी आता है और क्षार में भी आता है, एसिड में भी आता है और बेस में भी आता है। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि जल और अमोनिया जो है वो आपका अम्ल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। अब इसके बाद आप लोग यहां पे देखेंगे कॉन्सेप्ट। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है और कंजुगेटेड बेस बनाता है, संयुग्मी क्षार बनता है। तो यहां क्षार क्या करता है, प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्योंकि ब्रॉन्स्टीन लोरी क्या बता रहा है कि प्रोटॉन को जो ग्रहण करेगा वो बेस कहलाएगा। तो यहां पे बेस यानी क्या होता है, क्षार। यानी क्षार जो है जब हाइड्रोजन या प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो यहां बनाएगा कंजुगेटेड एसिड, जिसको आप लोग बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। यानी क्षार जो है हाइड्रोजन को ग्रहण करके अम्ल बनाएगा और अम्ल है जो हाइड्रोजन को त्याग के क्या बनाएगा, क्षार। देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहां पे अम्ल जो है वो हाइड्रोजन को त्याग करेगा तो संयुग्मी क्षार बनेगा, और जब क्षार हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा तो कंजुगेटेड एसिड बनाएगा, यानी संयुग्मी क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। आइए कुछ उदाहरण समझते हैं। एक बेस लेते हैं Cl-, और हाइड्रोजन प्लस है, क्योंकि बेस क्या करता है, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो Cl- जब ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, HCl। अब उसके बाद HSO4- में आप H जोड़ेंगे तो H2SO4। अब आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, यहां पे जो हम एरो का निशान दिए दोनों तरफ से दिए हैं, दोनों तरफ से इसलिए दिए हैं क्योंकि ये जो है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय विक्रिया है, यानी इधर से इधर और इधर से इधर। देखिए इधर देखेंगे तो इधर से इधर है और इधर से इधर, यानी रिएक्शन जो है दोनों तरफ से हो रहा है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन का ये क्या साइन है। तो आप लोग याद रखेंगे, यानी क्षार जो है वो कंजुगेटेड एसिड बनाएगा और एसिड जो होगा वो कंजुगेटेड बेस बनाएगा। अब आप लोग समझेंगे यहां पे कॉमन फैक्टर जो आपको कंफ्यूज कर रहा था कि सर आपने जल और अमोनिया दोनों में लिखा, तो मैंने बताया कि कॉमन फैक्टर है जल और अमोनिया। अब देखिए हम लोग समझेंगे कॉमन फैक्टर को जो आप जल और अमोनिया दोनों में देख रहे थे। यहां पे जल लिखा हुआ है, इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। यहां पे H2 में से यदि एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा, OH-। तो OH- जो आपका कंजुगेटेड बेस है। उसके बाद H2 में से यदि हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, तो एक जुड़ेगा तो क्या होगा, H3+। तो यानी क्या कर रहा है कि आप जब जोड़ते हैं तो आपका क्या होता है, कंजुगेटेड एसिड। उसके बाद अमोनिया NH3 देख रहे हैं, NH3 में यदि एक माइनस यानी एक निकल जाएगा तो क्या बचेगा, NH2-। अब यहां पे NH3 में एक प्लस, प्लस मतलब जोड़ना, मैं जो प्लस साइन लिखा हूं आगे उसका मतलब होता है जोड़ना। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा NH4+ अमोनियम आयन, तो ये आपका हो गया कंजुगेटेड एसिड। तो आप लोग समझ गए होंगे ब्रॉन्स्टीन लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यानी हमारा कहने का मतलब है कि इस बात को गांठ बांध लेंगे कि ब्रॉन्स्टीन लोरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन का त्याग करता है और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाएगा, बेस यानी क्षार कहलाएगा जलीय माध्यम में। और इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी अम्ल जब हाइड्रोजन को त्याग करेगा तो कंजुगेटेड बेस बनेगा, यानी एसिड बनाएगा कंजुगेटेड बेस, और
बेस क्या बनाएगा, कंजुगेटेड एसिड। और इस बात को याद रखेंगे कि जल और अमोनिया जो कौन फैक्टर है, यानी जल और अमोनिया एसिड भी है और बेस भी है। तो जल्दी से विद्यार्थी लोग आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि ब्रोंस्टेन लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि प्रबल अम्ल का दुर्बल संयुग्मी क्षार होगा, और यदि प्रबल क्षार होगा तो इसका दुर्बल संयुग्मी अम्ल होगा। यानी हमारा कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बिग कंजुगेटेड बेस होगा, और यदि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बिग कंजुगेटेड एसिड होगा। यानी प्रबल क्षार का दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार होगा। यानी प्रबल अम्ल होगा तो दुर्बल आपका संयुग्मी क्षार होगा, और यदि प्रबल क्षार होगा तो दुर्बल आपका संयुग्मी अम्ल होगा। तो अब देखिए यहां से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयुग्मी क्षार जो है वो आपका प्रबल होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा संयुग्मी क्षार प्रबल है, क्षार पूछा है कि कौन सा प्रबल है। तो सबसे पहले आप इसका अम्ल बना लीजिए। तो अम्ल बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन को क्या कर देना है, जोड़ना है, और क्षार बनाने के लिए हाइड्रोजन को हटाना है। तो अब इसमें हम अम्ल बनाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो आप यहां पे क्या पाएंगे, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब यहां पे यदि हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। यहां पे जोड़ेंगे तो HI होगा हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो सीक्वेंस है ये हाइड्रोजन ग्रुप का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वहां पे आप लोग जानते हैं कि आकार बढ़ने के साथ साथ उसका जो अम्लीयता शक्ति जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे पहले यहां से आप लोग ये भी जान गए कि अब यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HF स्ट्रॉन्ग एसिड है कि HCl है कि HBr है, HI है। तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि यदि आप ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां पे जो अम्लीयता का मान होगा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार जब बढ़ता है तो अम्लीय शक्ति क्या होता है, बढ़ता है। यानी इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HI। यानी HI इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो सबसे कमजोर कौन है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो आपका सबसे कमजोर अम्ल है। क्वेश्चन ए भी पूछता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये प्रश्न तो सभी विद्यार्थी मार लेते हैं कि HI जो स्ट्रॉन्ग है। यानी HI जो देख रहे हैं ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहां पे HF जो देख रहे हैं, HF जो है ये आपका वीक एसिड है। तो अब कॉन्सेप्ट को पढ़िए कि यदि वीक होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, वीक, और वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग। ये दोनों तरफ चलता है। तो मैंने आपको बताया क्या कि यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो वीक होगा। अब यहां पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संयुग्मी क्षार जो होगा प्रबल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे आपका वीक एसिड है, वीक एसिड मतलब कमजोर अम्ल। तो कमजोर अम्ल का संयुग्मी क्षार जो होगा वो सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और यहां पे जो आप लोग देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड देख रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो आपका बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा वो वीक बनेगा। तो आपका एग्जामिनर वीक नहीं पूछा, स्ट्रॉन्ग पूछा, तो ये नहीं होगा। अब किस रेट चलेंगे, इससे। तो यहां पे वीक एसिड का जो आपका कंजुगेटेड जो आपका बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, F-। यानी हमारा कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सा संयुग्मित क्षार प्रबल होगा। यदि कंजुगेटेड बेस पूछेगा तो आप सबसे पहले उसका एसिड बना लेंगे, और एसिड तो आपको पता ही है कि यहाँ पे HI सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो HI जब स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो कंजुगेटेड बेस होगा वीक होगा, लेकिन वीक नहीं पूछा, स्ट्रॉन्ग पूछा, तो जो वीक होगा उसका स्ट्रॉन्ग होगा। यानी HF में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे F- जो है कंजुगेटेड बेस जो है वो आपका सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्न में से कौन सा संयुग्मी क्षार जो है प्रबल है। अब यदि कंजुगेटेड बेस कभी भी एग्जामिनेशन में पूछे कि कंजुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो सबसे पहले आप एसिड बनाइएगा। एसिड बनाइए। एसिड बनाने के लिए मैं बताया कि हाइड्रोजन को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, HClO। इसके बाद क्या आएगा, HClO2। इसमें H जोड़ेंगे तो क्या आएगा, HClO3। यहां पर जोड़ेंगे HClO4। अब आप लोग सोचिए सर माइनस कहां गया,
अरे माइनस हाइड्रोजन को जोड़ते के साथ ही माइनस क्या होता है, समाप्त होता है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता दूं, यदि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ता है, यदि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ता है, यहां पे देखिए हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, सभी में हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक, हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक। डिफरेंट क्या है, ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है। इस बात को गांठ बांध लेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ने से अम्लीयता बढ़ता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा क्या कि पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अम्लीयता बढ़ता है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कब, जब हाइड्रोजन और अन्य परमाणु की संख्या समान होगा तो ऑक्सीजन को देखेंगे, और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ने पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये आपको 4 एसिड दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप याद रखेंगे ए जो है ए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी ऑक्सीजन परमाणु जिसमें ज्यादा दिखेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें कम दिखेगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड। यानी वीक एसिड आपका कौन हो गया, HCl। अब आप लोग बताइए, जो वीक एसिड होगा उसका जो बेस बनेगा, कंजुगेटेड बेस बनेगा, वो स्ट्रांग होगा। और जो यहां पे स्ट्रांग जो देख रहे हैं, स्ट्रांग जो एसिड है उसका जो आपका बेस होगा वो आपका क्या होगा, वीक होगा। स्ट्रांग का वीक और वीक का क्या, स्ट्रांग। मैं बताया पहले। अब आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा कंजुगेटेड बेस जो होगा स्ट्रांग होगा, प्रबल मतलब स्ट्रांग। तो स्ट्रांग कौन होगा, जो वीक होगा। तो वीक का क्या होगा, स्ट्रांग, यानी ClO-। यानी इसका आंसर क्या हो गया कि निम्न में से कौन सा संयुग्मी क्षार कंजुगेटेड बेस प्रबल होगा, तो आप इसका जवाब देंगे क्या, ClO-। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबल संयुग्मी क्षार है। अब फिर से पूछ दिया आपका कौन सा संयुग्मी क्षार प्रबल है। मैं तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार का दिया हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो सबसे पहले मैंने बताया इसका अम्ल बनाइए, तो अम्ल बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड। इसका अम्ल बनाएंगे तो C6H5OH जिसको फिनॉल कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। इसका अम्ल बनाएंगे तो ए बनेगा जल। इसका अम्ल बनाएंगे तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल, जिसका प्रयोग शराब में भी होता है। अब देखिए इस बात याद रखेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें जो है वो आपको कौन है, एसिटिक एसिड, उसके बाद कार्बोजेलिक एसिड, और जल से भी ज्यादा, और जल भी ज्यादा होता है अम्लीय किससे, अल्कोहल से। इस बात को याद रखेंगे, अल्कोहल जो होता है वो जल से कम अम्लीय होता है। यानी ए जो है, ए जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका कैसा है, वीक एसिड है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड, ये जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सा कंजुगेटेड एस स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो वीक होगा एसिड उसी का ना कंजुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, C2H5O-। यानी विद्यार्थी लोग, आप लोग इस बात को पढ़े क्या कि जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेटेड बेस जो होगा वीक होगा, और यदि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड जो होगा वो आपका वीक होगा। तो यहां इस प्रकार के प्रश्न बताएं। यदि आपके प्रश्न में कंजुगेटेड बेस पूछेगा तो सबसे पहले आप लोग अम्ल बनाएंगे, अम्ल बना लेंगे तो सबसे पहले प्रबल अम्ल भी आपको मैं बता दिया। अम्ल भी पूछेगा तो आप बता देंगे, सबसे प्रबल अम्ल इसमें HI, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का यहाँ पे वीक होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग होगा क्या, कंजुगेटेड बेस। उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। फिर मैंने बताया निम्न से कौन सा प्रबल संयुग्मी क्षार है, तो इसमें मैंने अम्ल बनाया, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद कार्बोलिक एसिड होगा, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि अल्कोहल से ज्यादा जल जो होता है अम्लीय होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल जो हो गया वो आपका वीक एसिड हो गया, तो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग होगा कंजुगेटेड बेस, इसलिए आंसर क्या हो गया, C2H5O-। तो इस प्रकार से थे आपके एसिड बेस कॉन्सेप्ट का ब्रांशेड लोरी कॉन्सेप्ट, और आप लोगों ने पढ़ा आर्हेनियस सिद्धांत। कल की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो कल की क्लास करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहां आपके 15 क्वेश्चन सेट होंगे जिसका चार्ज आपको ₹1 लगेगा। आप यदि पूरी तरह से बना लेते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगा। नमस्कार विद्यार्थियों।